तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 6। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं, सारणिकों के प्रगुण में प्रगुण नंबर 6। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने 5 प्रगुण पढ़ लिए हैं। आपको ध्यान दिलाएं, एक बार रिवाइज़ करवाता हूं मैं। उन 5 प्रगुण में बच्चे सबसे पहला प्रगुण था, पहला प्रगुण प्यारे बच्चों शून्य वाला था। यदि किसी सारणी के किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद हमने नंबर 2 प्रॉपर्टी देखी प्यारे बच्चों। वो प्रॉपर्टी कहती थी कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हमने प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि यदि किसी सारणी की 2 संलग्न पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। अगर मान लो सपोज़ हमारे पास एक सारणिक है 1 2 3 और 4 करके प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका इससे गुणा होता है 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 तो इज इक्वल टू -2। अब ये कहता है कि परस्पर बदल दिया जाए, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 4 को ऊपर लिखूँगा, परस्पर इंटरचेंज कर रहा हूँ, 1 2 को नीचे लिखूँगा। तो प्यारे बच्चों अब 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, फार्मूले का माइनस 4 का 1 से, तो 4 एकम 4 तो इज इक्वल टू प्लस का 2। तो हमने क्या बोला, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये थी कि यदि किसी सारणी के 2 संलग्न पंक्तियों को या फिर 2 संलग्न स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का केवल चिन्ह बदल जाता है। पहले क्या था बच्चे, -2 था, अब बदलने के बाद क्या आ गया प्यारे बच्चों, +2 आ गया। ठीक है बच्चे लोग, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी 4th नंबर प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों। 4th नंबर प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाएं, यदि किसी सारणी की परस्पर कोई 2 पंक्तियां A1 B1 C1 A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इस तरीके के सारणी का मान क्या होता है बच्चे, 0 होता है। ये सभी हमारे जो सारणी की प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, पीछे के वीडियो में मैंने इनका प्रूफ दिखाया है बच्चे, आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप पीछे के वीडियो ज़रूर देखें पहले, उसके बाद आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। तो अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, और प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने देखी है प्यारे बच्चों कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दें, मतलब कहता ये है कि अगर किसी सारणी के किसी रो को आप किसी नंबर से गुणा कर दो तो उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाएगा। इस वाले प्रॉपर्टी का भी वीडियो आप पीछे जाके देखें, मैंने बेहद डिटेल में वहाँ पे समझाया है प्यारे बच्चों। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों के योग या अंतर हों तो उस सारणी को उसी क्रम के 2 सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में हमें नहीं जाना है, इस डेफिनेशन से हम उतना कुछ इसके बारे में इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसको मैं एग्जांपल से देखता हूँ। इसका कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर A1 प्लस अल्फ़ा हो एक एलिमेंट, B1 प्लस बीटा हो दूसरा एलिमेंट, और C1 प्लस गामा हो तीसरा एलिमेंट। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को, इस तरीके से हो। और उसके बाद के जो एलिमेंट हैं बच्चे वो है A2 B2 C2, उसके बाद है बच्चे A3 B3 और C3, तो इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये कहता क्या है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट के अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों के योग मतलब प्लस, अंतर मतलब माइनस, तो यहाँ पे योग के रूप में है, 2 राशियों के योग के रूप में है, A1 प्लस अल्फ़ा B1 प्लस बीटा तो C1 प्लस गामा, ये कहता है। तो इस प्रकार के सारणी को हम 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले A1 फिर B1 और फिर C1। तो प्यारे बच्चों, ये जो योग या अंतर वाला कॉलम या रो रहेगा उसमें बस चेंज आएगा, बाकी को एज इट इज़ उतारा जाता है। तो मतलब यहाँ पे आएगा A2 B2 C2 फिर A3
फिर B3 और फिर C3, फिर करेंगे बच्चे प्लस। ध्यान रहे यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, ये साइन जो है हमें इक्वल करना पड़ेगा, मतलब प्लस 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 नहीं है तो बनाएंगे। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो इसे हम ऐसा करते, प्लस करके माइनस बीटा कर देते। आई बात समझ में? तो ये साइन हमें इक्वल बनाने हैं। पहली बात तो हमें मैक्सिमम केस में इक्वल दिए ही रहते हैं। इस तरीके से प्लस करके ये पहला वाला किए A1 B1 C1, अब दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा वाला लेंगे। मतलब क्या होगा बच्चे, होगा अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर A2, फिर B2, फिर C2, फिर A3, फिर B3 और C3। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चे। अगर आपको कॉलम वाला भी समझना है तो मैं कॉलम वाला ही बता दूंगा और फिर मैं इसका एक छोटा सा प्रूफ भी करके आपको दिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों पहले मैं इसका प्रूफ या फिर प्रमाण जो है आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो मैं एक रैंडम सा कोई एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो अगर हमारे पास है एक हमारे पास है डिटर्मिनेंट, मैं सेकंड ऑर्डर का लेता हूं बच्चे। मान लो है 5, 6, 7 और 8, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 5 का 8 से, तो 5 8 40, फार्मूले का माइनस 7 6 42। तो प्यारे बच्चों हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -2 आ गया। अब अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिखूं प्यारे बच्चे, मैं 5 को ये बताओ 3 + 2 के फॉर्म में कर सकता हूं क्या? इसी 5 को मैंने क्या किया बच्चे, 3 + 2 कर दिया। इस 6 को प्यारे बच्चे क्या मैं 3 + 3 कर सकता हूं, या फिर जो आपको करना है, आप करना चाहो तो 5 + 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, मैं इसी डिटर्मिनेंट के R1 के एलिमेंट को 2 नंबर के एडिशन के रूप में कर रहा हूं। मतलब 5 को लिख रहा हूं मैं 3 + 2 के रूप में, और 6 को मैं लिख रहा हूं बच्चे 5 + 1 के रूप में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है 7 को एज इट इज़ उतारो, 8 को एज इट इज़ उतार दो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो हमने पढ़ा क्या है बच्चे, हमने पढ़ा ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित लिखूं ताकि मुझे जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। मतलब 5 को मैं लिखूंगा बच्चे 3 + 2 और 6 को मैं लिखूंगा बच्चे 5 + 1। यहाँ पे है 7 और 8। हमने इस प्रॉपर्टी में देखा कि अगर ये एलिमेंट 2 या 2 से अधिक राशियों के योग या अंतर में मिले, तो जितने राशियों के योग या अंतर में मिलेंगे उतने ही डिटर्मिनेंट का योग या अंतर हो जाएगा। जितने नंबर्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में मिलेंगे एलिमेंट, उतने ही डिटर्मिनेंट के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूप में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार लिखेंगे 3 और ये पहला वाला 5, फिर बच्चे 7 और फिर बच्चे क्या होगा 8 होगा। ये हुआ पहला, प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा 2 और 1, अब बच्चे 7 और 8। जिस पे कुछ चेंज नहीं होगा उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इसकी वैल्यू देखें, 8 त्रिक 24 -7 पना 35। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर प्लस तो प्लस, 2 का 8 से गुणा, 8 दूनी 16 और -7 एक कम 7, तो इज इक्वल टू 24 - 35 कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा 11, माइनस का 11। उसके बाद प्लस तो प्लस और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चे 9 होगा, नहीं होगा, होगा ना प्लस का 9, तो ये बन जाएगा बच्चे -2। तो कोई दिक्कत है? देखो अभी भी उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, -2 आ रही थी, और जब मैं इसको इस फॉर्म में किया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में तोड़ दिया, तब भी इनकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो कहने का मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के एलिमेंट 2 या 2 से अधिक नंबर के, 2 या 2 से अधिक नंबर के एडिशन के रूप में दिए हुए हैं, तो अगर 2 के एडिशन में दिए हैं तो ये डिटर्मिनेंट 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में टूट जाएगा। अगर यहाँ पे 3 में होता तो ये डिटर्मिनेंट 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में टूट जाता। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चे। हमारा अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको मैं देखता हूँ क्या है बच्चों। आप 3/3 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला हमारे पास 5 था, 6 था, 7 था,
8 था, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 5 5 8 40 और -7 6 42 इक्वल टू मुझे -2 मिल गई। अब अगर आप चाहो इस 5 को आप लिखो 2 + 2 + 1 है ना, इस 6 को आप लिखो 2 + 3 + 1 है ना, अपॉन 7 को 7 8 को 8। अब देख लो आप, एक बार 3 का है एडिशन, 3 का योग है तो 3 अलग अलग डिटरमिनेंट बनेंगे। तो पहले में पहला रहेगा 2, ये पहला रहेगा 2, ये एज इट इज़ रहेंगे बच्चे 7 और 8, पहला आ गया। फिर प्लस तो प्लस, अब दूसरे में दूसरा मतलब 2 है और 3 है, 7 और 8 है। फिर प्लस तो प्लस 1 1 लास्ट वाले 1 और 1 7 और 8। अभी भी अगर वैल्यू -2 आ गई तो हमारा जो थ्योरम है, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे जो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता, तो 8 दूनी 16 होगा, 7 दूनी 14 होगा, प्लस 8 दूनी 16 होगा, फार्मूले का -7 × 21। अब प्लस करके बच्चे 8 × 1 = 8 होगा, -7 × 1 = 7 होगा। तो अब देखें प्यारे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग ही सॉल्व कर लें, है ना बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 है ना, यहाँ पे आएगा बच्चे माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे आएगा बच्चे प्लस का 1। तो ये क्या होगा बच्चे, 2 1 3, तो 3 - 5 = -2। पहले भी रिजल्ट क्या था बच्चे, -2, 3 में कर दिया, 3 में तोड़ दिया, तब भी सबका रिजल्ट क्या है बच्चे, -2 आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने पूरी करी बच्चे। अब है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, लिख देते हैं बच्चे प्रगुण 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, या फिर प्रॉपर्टी आप बुक से देख लेना बच्चे, प्रॉपर्टी कहती क्या, चलो लिख देते हैं, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल भाषा में समझें तो कहना ये चाहता है ये कि अगर आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से गुणा कर दें, है ना बच्चे, फिर गुणा करने के बाद जो मिलेगा उन सभी एलिमेंट को किसी दूसरी रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ देते हो तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चे। इसको अपन डेफिनेशन से ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल से ही समझेंगे बच्चे। डेफिनेशन वैसे भी लिखाने का मन नहीं था मेरा, आप फिर भी एक बार इसको अपने नोट्स में लिख लेना ताकि आप लोग नोट्स पूरी करें, कंप्लीट करें, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ।
तो प्यारे बच्चों कहना ये चाहता है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, फिर है A2 B2 और C2, फिर है A3 B3 और C3। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप ऐसा कर दो, R2 में क्या करो बच्चे, R2 के एलिमेंट में लैम्डा का गुणा कर दो, R2 के एलिमेंट में लैम्डा का गुणा कर दो और फिर इन एलिमेंटों को R1 के साथ जोड़ दो। आई बात समझ में? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि A1 प्लस लैम्डा A2, कोई दिक्कत है, और B1 प्लस लैम्डा B2 और C1 प्लस लैम्डा C2। उसके बाद है A2, फिर क्या है B2, फिर है C2, फिर है A3, फिर है B3 और फिर क्या है बच्चे C3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे बच्चे, है ना, किस तरीके सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे, है ना बच्चे लोग। मतलब ये हम कर सकते हैं और इस पे जब भी हम बोलेंगे आगे हम देखेंगे क्या बोलते हैं। इसको लिखते हैं R1 चेंजिंग टू R1 प्लस लैम्डा R2। आई बात समझ में? मतलब R1 के एलिमेंट में क्या जोड़ना है, R2 के एलिमेंट में लैम्डा का गुणा करके उन्हें R1 के साथ जोड़ देना है। आई बात समझ में? R2 के एलिमेंट में लैम्डा का गुणा करके उन्हें आप R1 के एलिमेंटों के साथ जोड़ सकते हो। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं फिर से जो बुक में प्रूफ दिया है वो उसमें आपको परेशान नहीं करूँगा, आपको मैं किसी एक नंबर का प्रूफ करके दिखा दूंगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लो हम कहना ही चाहते हैं, जैसे मान लो डेल्टा इज इक्वल टू कर लेते हैं अपन 2/2 ही कर लेते हैं एक बार, फिर 3/3 देखेंगे। 1 2 3 और 4 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 4 × 1 = 4 - 3 × 2 = 6। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, -2 होगा। उसके बाद अगर हम हमने क्या बोला, अगर मैं डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 और 4, तो अगर मैं इसमें बोल दूं R1 इज चेंजिंग टू R1 प्लस 2R2। आई बात समझ में? मतलब अगर मैं R2 में 2 का गुणा करने के बाद, R2 के एलिमेंट में 2 का गुणा करने के बाद उन्हें R1 के साथ जोड़ दूं तो भी वैल्यू हमारी -2 आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, R1 में देखो जो लेफ्ट में रहता है बच्चे उसमें चेंज आता है, जो लेफ्ट में रहता है उसमें चेंज आता है ना बच्चे। तो मतलब चेंज क्या होने वाला है, R1 में होने वाला है। R2 में चेंज नहीं होगा, आप R2 को चुपचाप उतार सकते हो, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब R1 में क्या चेंज होगा, R1 के एलिमेंट में मतलब 1 में R2 के एलिमेंट का दुगना जुड़ेगा। तो R2 का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 का दुगना क्या होगा बच्चे, 6 होगा। आई बात समझ में? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देखो ये क्या, R1 प्लस 2R2 मतलब R1 क्या है, R1 है 1 प्लस 2R2 मतलब 2 इंटू R2 क्या है बच्चे, R2 क्या है, 3 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? और सेम ऐसे ही बच्चे R1 मतलब 2 और प्लस 2R2 मतलब 2 इंटू 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब डेल्टा इज इक्वल टू 1 है और प्लस 3 दूनी 6 और फिर 2 प्लस 4 दूनी 8, ये हुआ 3 और ये हुआ क्या बच्चे, 4 हो गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 6 × 1 = 7 और 8 × 2 = 10 और 3 और 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू 7 चौको 28 - 10 = 30। तो अभी भी डेल्टा इक्वल टू क्या आया प्यारे बच्चों, -2 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? तो आज की जो 2 प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं, है ना, बहुत ज़रूरी है। उनमें से ये वाली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों बेहद ज़रूरी है जो मैंने अभी देखी।
प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या पढ़ी हमने, 6 क्या पढ़ी हमने, प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी हमने कि अगर इस तरीके से डिटर्मिनेंट है B1 प्लस बीटा और C1 प्लस गामा और फिर A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3 प्यारे बच्चों, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 का योगफल है तो 2 डिटर्मिनेंट में टूटेगा। पहले डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट A1, पहला एलिमेंट B1, इसका पहला C1, फिर क्या होगा A2 B2 C2, बाकी जो सिंगल हैं चुपचाप उतार दो, A3 B3 C3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा वाला क्या है बच्चे, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, और ये A2 B2 C2, फिर है A3 B3 और C3। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या थी बच्चे, 6 थी। इसके बाद हमने आज 7th पढ़ी है। 7th बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कहती है आप किसी रो में किसी नंबर का गुणा करके, इसको आप केवल इतना समझो, आप किसी रो में किसी नंबर का गुणा करके जो मिलता है उसे किसी और रो में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं सिर्फ रो की बात कर रहा हूँ, सेम वही कॉलम में आप किसी कॉलम में किसी नंबर का गुणा करके उसे किसी दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हो। डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों को समझ में आ गया कि फिर से बताया जाए? तो अगर बच्चों को समझ में ना आएगा तो फिर से बोलेंगे, मैं और इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं देखता हूं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है लेकिन उसका मुझे ज़्यादा यूज दिखाई दे नहीं रहा है, मैं सिर्फ 8 प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ जनरली। तो प्यारे बच्चों, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणिक डेल्टा के चर x वाले अवयव x में, इसको समझना बच्चे, यदि किसी सारणिक डेल्टा है ना, सारणिक क्या है, डेल्टा है, डेल्टा के चर x वाले अवयव, यदि किसी सारणिक के चर x वाले अवयव x में, चर x वाले अवयव क्या हों, x में बहुपद हों, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है ना, x वाले अवयव x में बहुपद हों, मतलब वो कैसा डिटर्मिनेंट हो, डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट है वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसके, x के। आई बात समझ में? इस तरीके से डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हों, x के क्या हों, x में पॉलिनोमियल हों, x में क्या हों, बहुपद हों। यदि किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक डेल्टा के चर x वाले अवयव x में बहुपद हैं, एवं विशेष बात, एवं यदि x के स्थान पर, एवं यदि x के स्थान पर a रखने पर डेल्टा का मान, डेल्टा मतलब सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट का मान, सारणिक डेल्टा का मान शून्य हो जाए तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए सारणिक डेल्टा का एक गुणनखंड है। गुणनखंड को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं फैक्टर है। आई बात समझ में? तो पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझें कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के एलिमेंट x के फॉर्म में है, आई बात समझ में? जैसे अभी क्या होते हैं एलिमेंट, अभी होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आपको कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट मिले, एलिमेंट ऐसे हो x² + 5 x + 6 x³ + x² + 7, x के फॉर्म में हो एलिमेंट, आई बात समझ में? x के फॉर्म में एलिमेंट हो और x की वैल्यू a रखने पर, x के स्थान पे a रखने पर, मतलब x = a रखने पर, या फिर a कोई नंबर होगा x = 2 रखने पर, अगर x = a रखने पर इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है बच्चे, है ना। x = a रखने पर या x = कोई नंबर रखने पर अगर इस सारणिक का मान 0 हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि x - a जो है इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है, x - a इस सारणिक का एक गुणनखंड है।
आई बात समझ में? इसको आप इस तरीके से समझो बच्चे। ये बताओ आपके पास क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² + 5x + 6 = 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? इसको आपने तोड़ा था x² + 3x + 2x + 6 = 0। कोई दिक्कत बच्चों को? यहाँ से x कॉमन निकला तो x + 3 बचेगा बच्चे, यहाँ पे 2 कॉमन निकला तो x + 3 बचेगा प्यारे बच्चे, बचेगा नहीं बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? इन दोनों में x + 3 कॉमन है प्यारे बच्चों। फिर क्या बचता है बच्चे? x + 2 = 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब आप देखो क्या x + 3 एक बार होगा, एक बार x + 3 = 0 तो x = -3 होगा नहीं होगा? एक बार x + 2 = 0 बच्चे तो x = -2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब ये बताओ, मैं किसी एक वैल्यू को लेता हूँ, चलो मैं x = -3 पर विचार करता हूँ, x = -3 पर कुछ सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? x² + 5x + 6 = 0। एक बात समझना बच्चे, अगर x = -3 है, x = -3 है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि x + 3 एक फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x + 3 एक गुणनखंड है इस वर्ग समीकरण का। x + 3 एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तब ना x = -3 आया। तो आप ये बोल सकते हो ना कि अगर x + 3 गुणनखंड है तो x = -3, और अगर x = -3 है इसका मतलब x + 3 एक फैक्टर रहा होगा। अगर x + 3 एक फैक्टर है तो x = -3 है, और अगर x = -3 है बच्चे तो उल्टा भी तो कर सकते हो, x + 3 = 0। आई बात समझ में? मतलब x + 3 एक फैक्टर है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो बस वही बात है। अब देखो x² + 5x + 6 = 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x = -3 रखोगे, x = -3 रखोगे और इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, x = -3 रखें और इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, -3 का स्क्वायर, x के स्थान पे -3 रख रहा हूँ बच्चे, x के स्थान पे -3 + 6 = 0। तो -3 का स्क्वायर 9, अब प्लस -5 आई 15, अब +6 = 0। तो 9 6 15, 15 - 15 = 0, तो 0 = 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? बात समझ में आई कि x² + 3 + 5x + 6 = 0 में x = -3 रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 इसलिए हो गई क्योंकि x + 3 इस इक्वेशन का फैक्टर था। आई बात समझ में? वही तो कह रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। x = -3 रखने पर अगर इस समीकरण की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x + 3 = 0 इस समीकरण का एक गुणनखंड था। आई बात समझ में? तो अब देखो अपने डेल्टा पे आओ बच्चे, डेल्टा पे आओ। अगर x = a रखने पर, x = -3 रखने पर, x = a रखने पर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, x = -3 रखने पर समीकरण की वैल्यू 0 हो गई। तो 3 को उधर ले जाओ, x + 3 = 0 इसका गुणनखंड रहा होगा। आई बात समझ में? तो अगर x = a रखने पर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x - a = 0, इसका मतलब x - a इसका डेल्टा का गुणनखंड रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो वही कहता है ये कि अगर किसी सारणी के अवयव चर x वाले अवयव में हैं, चर x वाले अवयव x में बहुपद हैं, है ना, एवं यदि x के स्थान पर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाए, x के स्थान पर -3 रखने पर समीकरण का मान 0, तो x + 3 समीकरण गुणनखंड, x = -3 रखने पर समीकरण का मान 0, तो x + 3 समीकरण का गुणनखंड, और x = a रखने पर डेल्टा का मान 0, तो x - a डेल्टा गुणनफल।
वही तो बोल रहा है, ए रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाए तो हम कह सकते हैं कि x